हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज अपन क्रैश कोर्स का लेक्चर 42 वो स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स चल रही थी बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स और मैटर वेव्स, ये तीनों टॉपिक्स अपन ने क्रैश कोर्स में पढ़ लिए हैं बच्चों, ठीक है। और इन तीनों टॉपिक्स के आगे जो नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स का है वो होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना बच्चों, इस रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता क्यों जरूरी है। ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता से हमें बेसिकली क्या मिलता है, हमें स्टेबल सिस्टम मिलता है, स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है, स्टेबल न्यूक्लियाई मिलता है। तो रेडियो सक्रियता से हमें स्थायी नाभिक मिलेगा, स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रेडियो एक्टिविटी में यही मैं बोलूं कि अपने को स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा, स्थायी नाभिक मिलेगा, तो आपका अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि सर पिछले टॉपिक में हमने फिजन और फ्यूजन पढ़ा था, मतलब विखंडन और संलयन पढ़ा था, तो उसमें भी स्थायी नाभिक ही, फिजन और फ्यूजन में भी स्टेबल न्यूक्लियस ही मिलता था। तो कैसे पता लगेगा कि ये रेडियो एक्टिविटी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि फिजन और फ्यूजन दोनों के लिए ना कुछ प्राथमिक अवस्थाएं थी। फिजन और फ्यूजन यानी विखंडन और संलयन दोनों के लिए कुछ प्रारंभिक कंडीशंस थी, कुछ इनिशियल कंडीशंस थी। जैसे फिजन के लिए आपके पास न्यूट्रॉन होना चाहिए था, थर्मल न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन हो तभी फिजन या विखंडन हो पाएगा। और संलयन या फ्यूजन के लिए आपको शुरुआत में टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए था बच्चों, तो वहां पे कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट, कुछ प्रारंभिक अवस्थाएं चाहिए थी अपने को। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिविटी बच्चों सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेल्फ स्पॉन्टेनियस, सेल्फ स्पॉन्टेनियस का मतलब बच्चों ये अपने आप स्वतः विघटन की प्रक्रिया है। तो आपसे कोई पूछे कि फिजन, फ्यूजन और रेडियो एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, मतलब आपसे कोई पूछे कि विखंडन और संलयन और रेडियो सक्रियता में क्या अंतर है, बच्चों इन तीनों प्रक्रियाओं में, इन तीनों प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, हमें स्टेबल न्यूक्लियस, स्थायी नाभिक ही मिल रहा है। लेकिन फिजन, फ्यूजन, विखंडन या संलयन वो हमें करवाना पड़ता है जबरदस्ती। जैसे आपको पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जोश दिलाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है, तब आप पढ़ने बैठते हो। कुछ ऐसे टॉपर्स बच्चे होते हैं जो अपने आप ही पढ़ते रहेंगे, अपने आप। ये रेडियो एक्टिविटी कौन सा प्रोसेस होगा, अपने आप होगा, इसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस यही है कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इसीलिए इसमें आपको इनिशियल ना तो टेम्परेचर देखना है, ना तो इनिशियल या प्रारंभिक आपको देखना है कि न्यूट्रॉन है कि नहीं है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इसीलिए अगला पॉइंट ये याद रखोगे बच्चों कि इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फिजिकल या केमिकल चेंजेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिंदी में आप लिख लेना कि बाहरी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का इस प्रक्रिया में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, या नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बच्चों याद करना है अपने को कि रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी ये क्यों हो रहा है, प्रोसेस क्यों हो रहा है, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए हो रहा है। ये रेडियो सक्रियता क्यों हो रही है, स्थायी नाभिक बनने के लिए हो रही है। दूसरी बात ये फिजन, फ्यूजन, संलयन या विखंडन से किस प्रकार से अंतर है, क्या डिफरेंस है। बच्चों ये अपने आप होने वाला प्रोसेस है, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इसका मतलब बाहर से कुछ भी कर लो आप, अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है, अगर न्यूक्लियस अस्थायी है, तो अपने आप वो स्थायित्व की तरफ जाएगा, आपको उसे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है, अपने आप वो स्टेबल होना चाहेगा। इसीलिए बाहर से कोई भी आप चेंजेस करो, बाहर से चेंजेस करने पर इस प्रोसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं रेडियो एक्टिविटी के, जो आपको पता होने चाहिए। चलो ये तो समझ में आ गया कि ये प्रोसेस अपने आप होगा, ये तो समझ में आ गया कि ये प्रक्रिया अपने आप होगी, इसलिए फिजन और फ्यूजन से अलग है, इसलिए विखंडन और संलयन से अलग है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि विखंडन हो रहा है, संलयन हो रहा है कि रेडियो सक्रियता हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा कि फ्यूजन है कि रेडियो एक्टिविटी है। बच्चों आप याद रख लेना, कभी भी
अस्थायी नाभिक से स्थायी नाभिक बने, कभी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस बने, और कौन से कण उत्सर्जित हो रहे हों, अल्फा, बीटा या गामा। मतलब एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गामा। याद करना है अपने को, यदि उत्सर्जन अल्फा, बीटा या गामा में से किन्हीं भी कणों का होगा तभी आप बोलेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता है। तो आपको याद करना है फ्यूजन, फिजन और रेडियो एक्टिविटी तीनों, इन तीनों प्रोसेस में स्टेबल न्यूक्लियस स्थायी नाभिक ही बनता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी अपने आप होती है, रेडियो सक्रियता अपने आप होती है। फिजन और फ्यूजन, विखंडन और संलयन, वो आपको करवाना पड़ता है, या तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है या आपके पास थर्मल न्यूट्रॉन, तापीय न्यूट्रॉन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए ये कुछ पॉइंट्स रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता के आपको याद करने हैं। आइए बच्चों, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, और रेडियो एक्टिविटी के लिए ही एक लॉ दिया गया है बच्चों, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, वो आप और देख लीजिए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी का लॉ है ना बच्चों, ये आपको बता रखा है सबको, है ना। रेडियो एक्टिविटी का लॉ क्या कहता है, जो विघटन की दर होती है, मतलब जो रेट ऑफ डिके, इसको हम विघटन की दर कहते हैं। ये विघटन की दर ये समानुपाती होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है उपस्थित नाभिकों की संख्या के, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, याद करना है, क्रैश कोर्स चल रहा है तो पॉइंट सारे देख लो, याद करना। रेट ऑफ डी के मतलब इसको dN/dt कहते हैं बच्चों, dN/dt। ठीक है, और ये समानुपाती किसके माननी है आपको, n के। ये प्रोपोर्शनल किसके माननी है आपको, n के प्रोपोर्शनल माननी है। और यहां पे जब समानुपाती हटाओगे ना, तो समानुपाती हटाओगे तो यहां पे बच्चों आ जाएगा dN/dt इक्वल्स टू लैम्डा n। एक यहां पे माइनस भी आता है बच्चों, माइनस इसलिए आता है क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे नाभिकों की संख्या कम होती चली जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती थी, यहाँ पे माइनस भी लगा देता हूं मैं। ये माइनस क्या बताता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा नाभिकों की संख्या वैसे वैसे घटेगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केमिस्ट्री में आपने देखी भी होगी। और इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता, वो फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली याद करना है, जिसके अपन सबसे पहले सवाल करने वाले हैं। और वो फॉर्मूला आता है बच्चों, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो इसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। इसी में एक ये टर्म आई है, इसी में एक और अपने पास राशि आई है बच्चों, लैम्डा। एक और अपने पास राशि आई है लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है बच्चों, ये लैम्डा होता है डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक। इसको क्षय नियतांक या डीके कांस्टेंट लिख लेना। जितनी थ्योरी बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते चलिए और लिखते चलिए। तो रेडियो एक्टिविटी का नियम, रेडियो सक्रियता का नियम, उससे एक ये फॉर्मूला आया है, n इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये याद करना है। एक अपने पास लैम्डा आया है, लैम्डा क्षय नियतांक या डीके कांस्टेंट होता है। इसकी इकाई, इसकी यूनिट कितनी होगी बच्चों, n से n कैंसिल हो जाएगा। अगर यूनिट देखोगे तो 1/सेकंड यानी प्रति सेकंड, पर सेकंड। इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकंड या प्रति सेकंड, इसकी इकाई आ जाएगी। इसका मतलब होता है कि क्षय होने की संभावना, है ना, किसी नाभिक के डिके होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई। लैम्डा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लियाई या नाभिक के क्षय होने की संभावना। बच्चों संभावना हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 मतलब वो संभावना शून्य है, 1 मतलब 100% होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं 1। याद रखेंगे लैम्डा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। 0 का मतलब वो न्यूक्लियाई डिके होगा ही नहीं, वो नाभिक क्षय होगा ही नहीं, और 1 का मतलब वो नाभिक क्षय होगा ही होगा। ये चैप्टर, ये टॉपिक बच्चों पूरा संभावना पर बेस्ड है, पूरा संभावना पर बेस्ड है। इसका मतलब श्योर कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और लिखा देता हूं, याद कर लेना। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इसमें बहुत सारे पॉइंट अभी बाकी हैं, वो मैं बताता हूं। एक लैम्डा की बात चल निकली थी कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्षय नियतांक होता है, क्षय होने की संभावना होती है। डीके कांस्टेंट होता है, डीके होने की प्रोबेबिलिटी है कि क्या संभावना है कि वो नाभिक, वो न्यूक्लियाई डीके होगा, उसको हम लैम्डा से दर्शाते हैं। इसके बाद बच्चों इसी में अगर लैम्डा की ही बात करूं मैं,
तो लैम्डा के लिए आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, और लैम्डा के लिए पॉइंट अपने को ये लिखना पड़ेगा, आपसे पूछ ले कि एंड प्रोडक्ट रेडियो एक्टिविटी का, बच्चों फॉर एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फॉर एंड प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बच्चों रेडियो एक्टिविटी का अंतिम उत्पाद के लिए लैम्डा वो 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताइए लैम्डा का मतलब क्या होता है, क्षय नियतांक का मतलब क्या होता है? बच्चों लैम्डा या क्षय नियतांक का मतलब ये होता है क्षय होने की संभावना, डीके होने की संभावना। रेडियो एक्टिविटी का अंतिम उत्पाद क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? बच्चों लास्ट में, रेडियो एक्टिविटी के लास्ट में सारे नाभिक, सारे न्यूक्लियाई वो क्या हो जाएंगे बच्चों? सारे न्यूक्लियाई वो स्टेबल हो जाएंगे, सारे नाभिक क्षय हो जाएंगे, स्थायी नाभिक बन जाएगा। एंड प्रोडक्ट में वापस से यहां पे आपको लिख भी देता हूं अगर कुछ डाउट है तो, कि जो एंड प्रोडक्ट आएगा है ना, रेडियो एक्टिविटी का जो एंड प्रोडक्ट है, अंतिम उत्पाद है बच्चों, लास्ट में सारे न्यूक्लियाई क्या बन जाएंगे? स्टेबल, स्थायी। और क्या स्थायी या स्टेबल न्यूक्लियाई कभी डीके हो सकते हैं, कभी स्थायी नाभिक क्षय होगा? नहीं क्षय होगा। इसीलिए स्थायी नाभिक के लिए या एंड प्रोडक्ट के लिए आपसे कोई लैम्डा पूछेगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0 आएगी। लैम्डा वैसे कांस्टेंट होता है, लेकिन लैम्डा एंड प्रोडक्ट के लिए कितना मानना है आपको? 0 मानना है। लैम्डा की खास बात क्या है, एक एग्जाम्पल से मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे बच्चों अपने को ना अपन पढ़ेंगे भी, हाफ लाइफ पढ़ेंगे अपन, अर्ध आयु पढ़ेंगे अपन इसमें। अब अर्ध आयु में आपसे कोई पूछ ले कि मान लीजिए कोई सैंपल होता, कोई ऐसा रेडियो सक्रिय नमूना होता जिसमें 4 नाभिक होते, 4 न्यूक्लियाई होते, मान लिया हमने 4 न्यूक्लियाई होते, और इसकी अर्ध आयु, इसकी हाफ लाइफ आपको 2 सेकंड दे रखी होती। ये हाफ लाइफ और ये सब समझाऊंगा मैं, लेकिन बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है कि आधे नाभिकों के क्षय होने की संभावना का समय है ना, या हाफ न्यूक्लियाई जो हैं वो आधे न्यूक्लियाई जब क्षय हो जाएंगे, जब डीके हो जाएंगे तो उनकी संभावना क्या है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए 2 सेकंड बाद कितने न्यूक्लियाई क्षय हो जाने चाहिए, कितने न्यूक्लियाई डीके हो जाने चाहिए? बच्चों अर्धायु 2 सेकंड है, 2 सेकंड बाद आधे न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 सेकंड बाद 4 में से 2 न्यूक्लियाई तो चले गए, तो बाकी भी कितने रह जाने चाहिए थे? 2 न्यूक्लियाई रिमेन रह जाने चाहिए थे, शेष रह जाने चाहिए थे, और 2 ही न्यूक्लियाई क्या कर जाने चाहिए थे? डीके। ये बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है, लेकिन ये चैप्टर संभावनाओं पे चल रहा है। यहां पे मैं लैम्डा के बारे में बताना चाहता हूं। आमतौर पे सामान्यतः अर्ध आयु काल में होना क्या चाहिए था, टी हाफ में, हाफ लाइफ में होना क्या चाहिए था? आधे बच जाने चाहिए थे, आधे क्षय हो जाने चाहिए थे, डीके हो जाने चाहिए थे। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि इसके 2 सेकंड में, इसके 2 सेकंड में 3 न्यूक्लियाई बच गए और क्षय या डीके केवल एक ही न्यूक्लियाई का हुआ है, तो आप आश्चर्य मत करना, ऐसा भी हो सकता है। बच्चों ये संभावना का चैप्टर है, हम जो सामान्यतः होता है वो पढ़ रहे हैं कि अर्ध आयु काल में क्या होना चाहिए? आधे नाभिक क्षय हो जाने चाहिए, आधे बच जाने चाहिए, आधे न्यूक्लियाई डीके हो जाने चाहिए और आधे रिमेन रह जाने चाहिए। लेकिन कभी कोई बोलते कि 51% डीके हो गए, तो हाँ यार संभावना उसकी भी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये बताओ, मैं सिक्का उछालता हूं, बताओ सिक्के में हेड और टेल आने की संभावना क्या क्या होती है? 50-50% होती है। आप तो यही बोलोगे ना, उछाला हमने तो या तो हेड आएगा, आधी बार क्या आएगा? टेल आएगा, तो 50-50% होती है। ये बताओ आपने सिक्का उछाला और जैसे आपकी किस्मत है सिक्का ऐसे गिर गया नीचे, ना तो हेड आया ना तो टेल आया। अब आप ऐसे मत बोलना कभी नहीं, कभी करोड़ों में एक बार तो हो ही सकता है ना ऐसा। तो वो संभावना तो आपने काउंट नहीं की, वो संभावना तो आपने नहीं देखी। तो बच्चों संभावना वाले टॉपिक में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा। नहीं भैया, ऐसी आपने सिक्का ऊपर उछाला, भगवान ने बिजली गिराई और सिक्का ही फूट गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए संभावना है 50%। सामान्यतः जनरली जो होगा, सामान्यतः जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि अर्ध आयु काल में 50% से थोड़े ज्यादा नाभिक क्षय हो गए, हाफ लाइफ में 50% से ज्यादा न्यूक्लियाई डीके हो गए, बोल देना बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि संभावना का चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी की चैप्टर है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर मैथ्स निकालोगे तो अर्धायु में क्या करना कि आधे को ही आप बचाना और आधी को ही क्षय या डीके करना। ठीक है, तो लैम्डा यहां से क्लियर हो गया होगा। लैम्डा आपको बताता है क्षय होने की संभावना, डीके होने की संभावना। उसके बाद बच्चों
इसी में आपको ये इक्वेशन लिखाई थी मैंने, अभी आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी लिखवाई थी ये इक्वेशन अपने को। बच्चों ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में तुम्हें बच्चों कुछ पॉइंट्स वो याद करने हैं। क्या याद करना है बच्चों इसमें एक n बाय एन नॉट, ये n नॉट को क्या कहोगे आप? इस n नॉट को कहेंगे प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 लिख लेना बच्चों। n नॉट को क्या मानेंगे अपन? प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पे। बच्चों ये n क्या आ जाएगा? ये n आ जाएगा रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब शेष नाभिकों की संख्या किसी t सेकेंड पे, यहां पे जो t है ना, इस t सेकेंड पे ये n की वैल्यू आएगी कि एक सेकेंड पे कितने नाभिक बच गए, तो यहां पे एक सेकेंड रखो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी, कितने नाभिक बच गए, कितने न्यूक्लियस रिमेनिंग है। ठीक है, शुरुआत में कितने थे? n नॉट थे। बताइए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे तो क्या है n नॉट, शुरुआत में कितने थे? 100 थे मान लीजिए, और अंत में बाकी कितने रह गए? मान लीजिए 50 बाकी रह गए। तो अगर ये सब मैं नहीं भी पढ़ा था, बताइए शुरुआत में 50 है, मतलब शुरुआत में 100 हैं, अंत में 50 बाकी रह गए, तो आप ऐसा बोलना चाहिए ना कि आधे बाकी रह गए, आधा भाग बाकी रह गया, हाफ पोर्शन रिमेन रह गया, उसी को हम बोलते हैं रिमेनिंग पोर्शन, शेष भाग। 100 में से 50 बाकी रह गए तो शेष कितने रह गए? आधे शेष रह गए। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन? रिमेनिंग फ्रैक्शन। ये आप बोलेंगे इसको रिमेनिंग फ्रैक्शन। याद करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n बाय एन नॉट, इसको बोलेंगे रिमेनिंग फ्रैक्शन। ऊपर n रिमेनिंग लिखा हुआ है। बच्चों अगर आधा पार्ट बाकी है तो गायब भी कितना हुआ होगा? आधा गायब हुआ होगा। अगर मैं बोल देता 1/4 बाकी है, 1/4 बाकी है, तो 3/4 गायब हो गया होगा। मतलब 1 में से इसको माइनस करोगे ना, 1 माइनस n बाय एन नॉट, तो इसको बच्चों आप जो गायब पार्ट है, जो क्षय हो गया पार्ट है, या इसको आप बोलेंगे बच्चों डिके फ्रैक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे? डिके फ्रैक्शन। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ये एक इक्वेशन देख लो, समीकरण देख लो, एक लैम्डा क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो पॉइंट देख लेना। ये जो कुछ पॉइंट बताए हैं इनको भी आप अच्छे से देख लो। इसके बाद इसी में थ्योरी के लिहाज से अपन 2 पॉइंट्स और पढ़ेंगे, फिर इसके सारे सवाल वो अपन करते हैं। तो बच्चों थ्योरी के लिहाज से आप इसमें सबसे पहले एक और पॉइंट लिख सकते हो, और वो पॉइंट अपन लिखेंगे अर्ध आयु या हाफ लाइफ। लिखिए बच्चों, अर्ध आयु या हाफ लाइफ। अर्ध आयु या हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा बच्चों? इस टाइम में क्या होगा? इस टाइम में आधे न्यूक्लियाई, मतलब जो भी हाफ न्यूक्लियाई होंगे वो या तो डिके हो जाएंगे या रिमेन रह जाएंगे। वह समय अंतराल जिसमें आधे नाभिक शेष रह जाते हैं, या वह समय अंतराल जिसमें आधे नाभिक क्षय हो जाते हैं। हिंदी में ये लिख लेना, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, टाइम इन विच हाफ ऑफ न्यूक्लियाई डिके और रिमेन्स। तो बच्चों याद रखना है अपने को कि अर्ध आयु या हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा? वो समय जिसमें आधे नाभिक या तो गायब हो गए या तो बाकी रह गए, टाइम इन विच हाफ न्यूक्लियाई रिमेन और एग्जॉस्ट या डिके हो जाते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला निकाल लो आप। देखो ये लिखा हुआ है n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये मैं फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन के सवाल अपन करेंगे उसमें भी यही कैलकुलेशन आएगी। आप हमेशा n नॉट को 100 मान लेना। शुरुआत में कितने हैं? 100 हैं। अर्ध आयु में, हाफ लाइफ में बाकी कितने रह जाएंगे? आधे ही बाकी रह जाएंगे, 50 बाकी रह जाएंगे, तो रिमेनिंग या शेष 50 हो गया। और e की पावर माइनस लैम्डा टी, इसको आपको सॉल्व करना है। ये 100 को नीचे ले आना, ये 1/2 हो जाएगा बच्चों, e की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, है ना। ये 2 की पावर -1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा टी, ऐसे लिख सकते थे इसे बच्चों। दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते तो -1 log 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी log e, ये आ जाता है यहां से। और यहां से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो यहां से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ये माइनस से माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता है ना। ये अभी लॉग का बेस, अभी लॉग का आधार, यहां पे मैं e ले लेता हूं। लॉग का बेस, लॉग का आधार यहां पे कितना ले लिया है बच्चों हमने?
लॉग का बेस, लॉग का आधार हमने ले लिया है e। बच्चों जब आधार और संख्या सेम होती है मतलब ये वाला नंबर तो 1 हो जाएगा। अब ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज है इसलिए मैं बता रहा हूं, इनको याद कर लेना। अगर ये 1 हो गया तो यहां पे t की वैल्यू आ जाएगी जो तुम्हें याद करनी है। t का फॉर्मूला आ जाएगा ये log 2 बटा लैम्डा, log 2 अपॉन लैम्डा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अर्ध आयु या हाफ लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखें। यहां पे आधार क्या होगा, यहां पे बेस e रहा होगा बच्चों, ठीक है। अगर बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अपन 2.3 इंटू लॉग 2 लिख सकते थे जिसकी वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। 0.693 को तुम कैलकुलेशन के लिए 0.7 मान सकते हो। तो अर्ध आयु या हाफ लाइफ का, अर्ध आयु या हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप करो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को लैम्डा या टी हाफ में से कोई एक चीज दी जाएगी तो दूसरी चीज आप निकाल पाओगे, ठीक है। याद रखना है अपने को। फिर बच्चों इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और इसी में आप एक पॉइंट और देखो, अर्ध आयु या हाफ लाइफ के लिए आप ये बताओ शुरुआत में नाभिकों की संख्या, शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैंने n मान लिया। मानिए एक अर्धायु गुजरी, मानिए एक हाफ लाइफ गुजरी, तो बच्चों एक हाफ लाइफ में, एक अर्धायु में आधे गायब हो गए तो बाकी कितने रह गए। शुरुआत में n नॉट मानते हैं तो बाकी कितने रह गए, n नॉट बाई 2। समझ रहे हो क्या, एक हाफ लाइफ में आधे गायब हो गए, आधे बाकी रह गए। बच्चों एक और हाफ लाइफ गुजरी, एक और अर्धायु गुजरी, तो आधे के भी आधे ही बाकी रह जाएंगे, तो इसे 2 की पावर 2 लिख देता हूं मैं। यहां पे 2 की पावर 1 थी, यहां पे 2 की पावर 2 हो गई। यहां से बच्चों निष्कर्ष कंक्लूजन याद कर लेना, जो भी पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से सवाल होगा। बताओ बच्चों एक अर्धायु गुजरी, एक हाफ लाइफ गुजरी, तो बाकी कितने रह गए, n नॉट बाई 2 की पावर 1। यहां से यहां तक 2 अर्धायु गुजरी, 2 हाफ लाइफ गुजरी, तो बाकी कितने रह गए, n नॉट बाई 2 की पावर 2। तो बच्चों अगर n हाफ लाइफ मतलब n अर्ध आयु काल के बाद कितने बाकी रह जाएंगे नाभिक, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स, तो रिमेन्स को तो n लिखते थे अपन, वो आ जाएगा बच्चों n नॉट अपॉन 2 की पावर n। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है। अगर मैं आपसे बोलूं 3 अर्धायु, 3 हाफ लाइफ निकल गई, बताइए 3 हाफ लाइफ के बाद कितने न्यूक्लियाई, कितने नाभिक बाकी रह जाएंगे, n नॉट अपॉन 2 की पावर 3। ये n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या है, अर्धायु काल की संख्या या नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। तो यहां से आप पता लगा सकते हो, यहां से आप रिमेनिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो, यहां से आप शेष भाग निकाल सकते थे। n बाय n नॉट कितना हो जाता, n बाय n नॉट 1/2 की घात n हो जाता, n बाय n नॉट कितना हो जाता, 1/2 की घात n हो जाता। ये रिमेनिंग फ्रैक्शन आता है ना, रिमेनिंग फ्रैक्शन मतलब ये शेष भाग आता। आपको इसी में डिके फ्रैक्शन चाहिए होता। डिके फ्रैक्शन मतलब अगर आपको क्षय होने वाला भाग चाहिए तो इसको 1 में से माइनस कर देना। अगर इसको बच्चा जी आप 1 में से माइनस करोगे तो 1 अपॉन मतलब 1 माइनस 1/2 की पावर n आ जाएगा। ये हाफ लाइफ की कहानी है, ये अर्ध आयु काल की कहानी है। जो जो पॉइंट बताए हैं वो देख लेना। अब अपन ने जितनी थ्योरी बताई है इसके बच्चों न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। और फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल्स के मजा नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स देखो, इससे आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा पॉइंट जो जो बोला जा रहा है। चलिए तो पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें अपन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल, for a radioactive sample if 9/16 fraction remains, 9/16 fraction remains in t second, find decay fraction, find decay fraction in t/2 सेकेंड। तो बच्चों ये प्रश्न आप लिख लीजिए कि यदि किसी रेडियो सक्रिय नमूने में t समय में 9/16 भाग शेष रह जाता है, तब t/2 समय में क्षय भाग ज्ञात करें। ठीक है, t समय में 9/16 भाग वो शेष रह जाता है, t/2 समय में
आपको क्षय भाग निकालना है। अच्छा सवाल है, जो भी थ्योरी अभी पढ़ी है उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता में एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला हुआ है। टी टाइम में 9/16 भाग शेष रह जाता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन। बच्चों ये n/n0 = e की पावर माइनस लैम्डा टी लिखा जा सकता है। बताओ ये n/n0 क्या है? यही शेष भाग है, यही रिमेनिंग फ्रैक्शन है। ये रिमेनिंग फ्रैक्शन कौन से समय का है? यहां पे t दिख रहा है तो ये t सेकंड पर शेष भाग है, t सेकंड का रिमेनिंग फ्रैक्शन है। वो तो दिया हुआ है अपने को, वो तो 9/16 दिया हुआ है। तो ये 9/16 9/16 तो n/n0 आया, ये आ रहा है e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सवाल। आगे क्या बोला हुआ है? फाइंड डीके फ्रैक्शन। अब बच्चों अपने को क्या चाहिए? अब अपने को क्षय भाग चाहिए, लेकिन t/2 टाइम पर चाहिए। अगर t/2 टाइम पर चाहिए तो आप यहां पे वापस से समीकरण लगाइए, n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता था, लेकिन t की जगह मैं t/2 लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को आंसर भी जो निकालना है ना वो t/2 टाइम पर भी निकालना है। जो आंसर निकालना है वो t/2 समय पे ही निकालना है, तो t की जगह मैंने t/2 रख दिया है। अगर t की जगह t/2 रखें अपन, तो बच्चों वापस से बताओ अब ये समीकरण, ये इक्वेशन क्या हो गई? n/n0 = e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब t/2 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, t × 1/2। बच्चों ये बताओ e की पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू 9/16 है, इसकी वैल्यू तो 9/16 है, तो ये 9/16 की पावर 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है? 9/16 की पावर 1/2। 1/2 तो रूट होता है बच्चों, इसका रूट निकालोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। क्या? बिल्कुल 3/4 आ जाएगा। n/n0 को क्या बोला था बच्चों? ये n/n0 होता है रिमेनिंग फ्रैक्शन। n/n0 क्या होता है? शेष भाग। कितने समय पर शेष भाग है? तुमने टाइम t/2 रखा है, तो ये रिमेनिंग फ्रैक्शन एट t/2, ये शेष भाग ही है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन ही है। कितने टाइम पे? t/2 टाइम पे। लेकिन अपने को डीके फ्रैक्शन चाहिए था बच्चों, तो डीके फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? अगर रिमेनिंग, अगर 3/4 बच गया है तो गायब कितना हुआ होगा? 1/4 गायब हुआ होगा, और क्या है? तो रिमेनिंग अगर 3/4 है तो डीके फ्रैक्शन आप निकाल सकते थे एक में से 3/4 को माइनस करके। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन या डीके फ्रैक्शन, उसके सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप ये याद कर लेना कि रिमेनिंग फ्रैक्शन, डीके फ्रैक्शन किस तरीके से इसका आंसर आएगा। फिर इसी में आगे अपने को कुछ कैलकुलेशन करके बतानी है। आप एक और क्वेश्चन लिखिए बच्चों। एक क्वेश्चन जो है अगले सवाल में बच्चों आप ये लिखो कि इफ हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज 700 सेकेंड, फाइंड टाइम in which 1% of sample remains। तो बच्चों आप वापस से ये लिख लीजिए, हिंदी में भी सवाल, यदि किसी नमूने के लिए अर्ध आयु 700 सेकेंड है, तब कितने समय में 1% भाग शेष रहेगा? कितने समय में 1% भाग शेष रहेगा? बच्चों जो भी रेडियो एक्टिविटी में क्या है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस कर लो तो आसानी से ही आंसर आ जाएगा। और इक्वेशन के नाम पे एक ही इक्वेशन है, लिखेंगे वही प्यारी सी इक्वेशन लिखिए, n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। आपको मैंने बोला ना, सॉल्व करने के लिए n0 को 100 मान लिया कीजिए कि 100 है शुरुआत में नाभिकों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 100 है। 1%, 100 का 1% 1 ही होगा, एक बाकी रह गया, इसकी वैल्यू e की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर है। बच्चों 100 को नीचे लाते तो ये 1/100 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाता। ये ऊपर जाके 10 की घात -2 हो जाता, 10 की पावर -2 = e की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाता। बच्चों दोनों तरफ लॉग लेंगे अपन, लॉग लेंगे तो -2 लॉग अगर आप लेंगे तो ये आएगा -2, और इधर लॉग लेंगे तो लॉग 10 हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर नीचे आ जाएगी। इधर क्या आएगा? माइनस लैम्डा टी लॉग ई, माइनस लैम्डा टी लॉग ई आएगा। बच्चों ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। याद रखें जब भी आप लॉग ले रहे हैं तो दोनों तरफ बेस, दोनों तरफ आधार क्या रहा होगा? ई रहा होगा। दोनों तरफ बेस या आधार क्या रहा होगा? ई रहा होगा। बच्चों नंबर और बेस
नंबर और बेस ई और ई सेम है, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, बाकी क्या रह गया 2। बच्चों आधार ई है, जब भी बेस ई हो तो बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ई की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा जी, 10 लिख सकते हो, और यहां पे ये लैम्डा इंटू टी आई जाएगा। बच्चों इसको 2.3 मानो, 2.3 इंटू 2 कितना हो गया, 4.6 हो गया। ये वापस से वही बात आ गई, देखो नंबर और बेस सेम है, जैसे ये ई और ई सेम था 1 हो गया, 10 और 10 सेम हो गया 1 हो गया, ये इसकी वैल्यू लैम्डा टी के बराबर आ गई। तुम्हें टी तो चाहिए ना, टी की वैल्यू आ गई 4.6 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बच्चों, लैम्डा के लिए फॉर्मूला बताया था कि अर्ध आयु या हाफ लाइफ 0.7 बाय लैम्डा होती है। 0.693 होती थी, 0.693 को 0.7 मान लो तो कितना आ गया 0.7 बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अच्छा लैम्डा ऊपर ले गया मैं, टी हाफ नीचे ले आया, टी हाफ की वैल्यू 700 थी, ये 700 आ गया। बच्चों पॉइंट हटाओगे तो इधर नीचे 7000 हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मेरे को दिख रही है 1/1000, 1/1000। तो यहाँ पे 4.6 और लैम्डा की जगह 1/1000 लिख देना। अगर 1/1000 लिखोगे 1000 ऊपर आ जाएगा, 4600 सेकेंड, 4600 सेकेंड के बाद 1% नाभिक, 1% न्यूक्लियाई बाकी रह जाएगा बच्चों। ठीक है, जो भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं उनके क्वेश्चंस देख लो और याद कर लेना। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन जो जो बताई हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। चलो बच्चों, जब इसकी बात चली रही है, कैलकुलेशन की बातें चल ही रही हैं, अगले सवाल में आपको और भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगले सवाल बच्चों ये लिखो, क्वेश्चन में ये लिखिए कि इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल टी हाफ इक्वल्स टू 4 आवर्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है रेडियो सक्रिय नमूने में अर्ध आयु दी हुई है कितनी, टी हाफ दिया हुआ है 4 आवर्स, एंड इन n hours 90% of sample decays. Find time in which 5% of sample remains. तो बच्चों वापस से आप ये सवाल लिख लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि किसी रेडियो सक्रिय नमूने की अर्ध आयु 4 घंटे है तथा n घंटों में 90% नाभिक क्षय हो जाते हैं, तब 5% नाभिक कितने समय में शेष रहेंगे, 5% नाभिक कितने समय में शेष रहेंगे। आंसर लिखते हैं बच्चों इसका। अगर इसके आंसर की मैं बात करूं, देखिए शुरुआत में नाभिकों की संख्या n0 मान लो, शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n0 मान लो। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, n टाइम है, ये कुछ टाइम है n, तो n के बाद क्या हुआ 90% डिके हो गए बच्चों, 90% गायब हो गए, तो बाकी कितने रह गए 10% रिमेन्स। बच्चों इस गोले के अंदर हमेशा अपन क्या लिखते हैं, रिमेन्स या शेष कितने रह गए, 10% बाकी रह गए। बच्चों 10% को हाफ लाइफ दे दो, 10% को अगर अर्धायु दोगे तो अर्धायु के बाद आधे गायब हो जाएंगे। आफ्टर ईच हाफ लाइफ हाफ ऑफ द सैंपल डिकेज, अर्धायु के बाद आधा निकाय गायब हो जाता है। तो अगर अर्धायु दोगे तो 10% में से आधा गायब हो गया, तो आधा गायब हो गया तो बाकी कितना रह जाएगा 5% रिमेन्स। शायद आपसे यही पूछा था कि 5% बाकी रहने का टाइम कितना होता है। बताओ यहां से यहां तक का टाइम कितना दिख रहा है आपको, ये टाइम कितना है n, ये टाइम कितना है टी हाफ, तो यहां से यहां तक आने में हमें कितना समय लगेगा n प्लस टी हाफ के बराबर टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा, बस अपने को यही निकालना पड़ेगा n प्लस टी हाफ। उसमें भी n निकाल लो, टी हाफ की वैल्यू तो दे ही रखी है 4 घंटे, तो n प्लस 4 हमारा आंसर है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखे n प्लस 4 तो वह सही आंसर आ जाएगा। n क्या है बच्चों, n टाइम में 90% डिके हो गया था, n टाइम में 90% क्षय हो गया था, मतलब 10% रिमेन रह गया था, बाकी रह गया था। तो बताइए, मैं इक्वेशन लगाता हूं n इक्वल्स टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी।
शुरुआत में नाभिकों की संख्या, शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर मैं 100 मानूं, n को मैं 90% डिके हो गए, 90% क्षय हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 10 बाकी रह गया। इसको मैंने e की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर लिख दिया, ठीक है। और यही जो टाइम है ना, ये वाला टाइम ही उसने क्या दे रखा है? n दे रखा है। इसको मैं n ही लिख देता हूं, जो टाइम उसने दिया हुआ है, इसी टाइम को उसने n दे रखा है, e की पावर माइनस लैम्डा टी, लेकिन वो टाइम की वैल्यू n थी। बताओ बच्चों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर 1/10 आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा n आ जाएगा, 10 नीचे गया, 1/10 आ गया, इधर आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -1, ये 10 ऊपर आएगा, 10 की पावर -1 इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। कई बार कैलकुलेशन करा दी ताकि ये कैलकुलेशन कर लो, लॉग लोगे तो -1 log 10 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी लॉग e। समझ रहे हो? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। कई बार बताया दिया आपको कि यहां पे जब भी लॉग लोगे तो लॉग का बेस कितना होगा बच्चों? e होगा। लॉग का आधार कितना होगा? e होगा। इसको log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 लिखना चाहिए था, तो यहां पे ये log का बेस, log का आधार 10 ही आ जाएगा, और इधर बच्चों ये लैम्डा टी आ जाएगा, log e और e ये तो एक ही हो जाएगा। अगर ये अपने पास कैलकुलेशन आई है तो बताओ इसका अब आंसर क्या आ जाएगा? ये 2.3 रहेगा बच्चों, ये log 10 और 10 1 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू होती है 0.7/t², लैम्डा की वैल्यू होती है 0.7/t² की वैल्यू 4 है, इंटू टी। अब वो टी लिख दिया यहाँ पे, वैसे तो n था, तो जो भी टी है वो टी आ जाएगा यहाँ पे। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना बच्चों, टी की वैल्यू आ जाएगी 23 × 4/7 बच्चों, 7 3 जा 21 होगा, 3.2 यानी 12.8 या लगभग 13 घंटे आ जाएगा। ये टी कह लो, इसे सवाल ने इसे n कह रखा है, उसकी वैल्यू 13 आ गई। हमें टाइम कितना लगा था? टाइम का आंसर हमने ऊपर आपको बताया हुआ था कि टाइम हमें कितना लगने वाला है? n+4, है ना। n की वैल्यू हमने निकाल ली है, n की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है? 13 घंटे। तो ये 13 और 4 अगर इसमें जोड़ोगे तो ये 13 और 4 जुड़ के बच्चों आ जाएगा 17 घंटे, ठीक है। तो 17 घंटे बाद कितने बाकी रह जाएंगे? 5% नाभिक, 5% न्यूक्लियाई शेष रह जाएंगे। बच्चों फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, जो भी आपको थ्योरी बताई हुई है इसके जितने और क्वेश्चन है थोड़े बहुत, वो आप फटाफट और देख लो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को एक ज्ञान की बात और बतानी है आपको। आप एक क्वेश्चन में ये लिख लो बच्चों कि इन 8 डेज 10% ऑफ सैंपल डिकेज, then find percent of sample remains after 24 days, आफ्टर 24 डेज, ठीक है। तो ये अपने को बताना है इसमें कि कितना सैंपल डिके हो जाएगा, कितना रिमेन रहेगा। दोनों में से कोई भी एक आपको वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आप क्वेश्चन में लिख लो बच्चों। देखो यहां पे मेरे को एक पॉइंट बताना है, ये इक्वेशन या समीकरण आया था n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये समीकरण, ये इक्वेशन आया था बच्चों। याद रखना, जब भी e की पावर माइनस टी जैसा कभी भी आपको रिलेशन दिखे, इसका मतलब होता है सेम टाइम में सेम परसेंट का डिक्रीज, सेम टाइम में सेम परसेंट का डिक्रीज, समान समय में समान प्रतिशत की कमी। e की पावर माइनस लैम्डा टी का यही मतलब होता है। तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं, सेम डिक्रीज इन सेम टाइम। सेम डिक्रीज मतलब परसेंट में डिक्रीज। तो याद रखना है, जब भी आप पूरी फिजिक्स में बहुत बार रिलेशंस आते हैं e की पावर माइनस टी, तो e की पावर माइनस टी का मतलब यही है कि सेम टाइम में समान समय में समान प्रतिशत में कमी को दर्शाया जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था 8 दिन में 10% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। 8 दिन में 10% की कमी हो जाती है। तो आप ये बताइए, अगर इस सवाल को हल करना है तो आप शुरुआत में नाभिकों की संख्या 100 मान लो, शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने मान लो? 100 मान लो। ये मैंने रिमेनिंग लिखे हैं, ये मैंने इधर क्या लिखे हुए हैं, ये सारे मैं रिमेनिंग लिख रहा हूं,
कितने शेष हैं वो लिख रहा हूं। नीचे मैं लिखूंगा बच्चों कितने डीके हो गए, नीचे मैं लिखूंगा कि कितने नाभिक वो क्षय हो गए। बताइए मेरे को 8 दिन गुजरे होंगे, तो 8 दिन गुजरने के बाद क्वेश्चन ने बोला 10% की कमी आ गई। 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। जो भी संख्या, जो भी नंबर दिखे उसे 10 से डिवाइड कर दो। इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 तो इसमें से क्या हो गए, 10 से डिवाइड करोगे 10 ही तो बाकी रह जाएंगे। 10 क्षय हो गए, 10 गायब हो गए, तो बाकी कितने रह गए भाई जी, 90 बाकी रह गए, 90 बाकी रह गए। फिर 8 दिन और गुजरे। अब कहानी वही है, हर 8 दिन में 10% की कमी आएगी। 10% मतलब इसको 10 से फिर से डिवाइड करते तो फिर अब 9 इसमें से गायब हो गए। अब 90 में से 9 गायब हुए तो बाकी कितने रह गए, 81 बाकी रह गए। और फिर आखिरी 8 दिन और गुजरे, क्योंकि 24 दिन ही तो गुजारने हैं ना, तो 8, 8, 16 और 8, 24। अगले 8 दिन में इसको भी अगर 10 से डिवाइड करोगे तो लगभग 8 क्या हो गए, डीके हो गए, 8 क्या हो गए, क्षय हो गए। अब इसमें से 8 अगर आप हटाओगे तो वो लगभग 73 आ जाएगा। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे हम आंसर पूछें कि 24 दिन बाद रिमेनिंग कितने रहेगा, बच्चों शुरुआत में 100 माने थे अपन ने, 100 में से 73 वो बाकी रह गए, तो परसेंटेज रिमेनिंग मतलब कितने प्रतिशत नाभिक बाकी रह गए होंगे, 73% नाभिक बाकी रह गए होंगे। तो क्षय कितने हो गए होंगे, डीके कितने हो गए होंगे। अब 73 बाकी रह गए तो 27% ही डीके हो गए होंगे। और वो आप जोड़ भी सकते हो, इसे जोड़ते अगर आप तो 10, 9, 19 और 8 कितना हो जाता, 27 आ जाता। ठीक है, तो इतने नाभिक क्या हो जाएंगे, ये डीके भी हो जाएंगे। तो बच्चों ये जो है अपने पास, अपन ने ये रेडियो एक्टिविटी के पहले लेक्चर में अपन ने ये समीकरण देखा था, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये इक्वेशन देखी थी। उसी इक्वेशन के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे बच्चों। इस इक्वेशन के आपको सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, लेकिन अपन रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता में एक और पॉइंट अर्धायु भी पढ़ी थी, हाफ लाइफ भी पढ़ी थी बच्चों। उस हाफ लाइफ के लिए भी सवाल बनते हैं, आसान सवाल बनते हैं और नीट में आते रहते हैं वो। तो आप एक और क्वेश्चन में ये लिख लो बच्चों कि फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल, फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल, क्वेश्चन में लिख लीजिए बच्चों कि फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल half life is 10 मिनट, find time for which decay fraction is 15/16। ओरली हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हिंदी में भी लिख लीजिए बच्चों। यदि अर्धायु 10 मिनट है तब कितने समय में क्षय भाग 15/16 होगा। ठीक है, अर्धायु काल और क्षय भाग दिया हुआ है आपको बच्चों। आंसर में आप सब लिखिए क्षय भाग या डीके फ्रैक्शन आपको 15/16 दिया गया है। डीके फ्रैक्शन, इससे रिमेनिंग फ्रैक्शन निकाल लो। रिमेनिंग फ्रैक्शन मतलब शेष भाग निकाल लो। शेष भाग 1 में से इसको माइनस करिए, शेष भाग या रिमेनिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 1/16। बच्चों रिमेनिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, याद कर लेना। रिमेनिंग फ्रैक्शन n/n0, इसको भी शेष भाग कहते हो, और 1/2 की घात n, ये भी शेष भाग या रिमेनिंग फ्रैक्शन ही है, जहां n होती है अर्धायु काल की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये बताओ, ये शेष भाग अगर रिमेनिंग फ्रैक्शन है तो इसको आप 1/2 की पावर n लिख सकते हो। और मैथ्स तेज है आपकी, यहां से n की वैल्यू आप 4 निकाल लेना है, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये n क्या बताएगी, यहां पे 4 अर्धायु लगेंगी। 4 हाफ लाइफ के बाद डीके फ्रैक्शन 15/16 हो जाएगा। तो एक हाफ लाइफ का टाइम कितना दिया हुआ था आपको, 10 मिनट। एक अर्धायु का टाइम अगर 10 मिनट है, बताइए हमें 4 हाफ लाइफ लगेंगी इस सवाल में, तो 4 अर्धायु में टाइम लगेगा 40 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 40 मिनट बाद डीके फ्रैक्शन, क्षय भाग ही 15/16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप देख लो। एक और अगला सवाल भी देख लो बच्चों। एक अगले क्वेश्चन में आप ये लिखो, इफ इनिशियली 1024 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एंड आफ्टर 6
600 सेकेंड, आफ्टर 600 सेकेंड 64 न्यूक्लियाई रिमेन्स। फाइंड हाफ लाइफ, फाइंड हाफ लाइफ। इससे आप औसत आयु या एवरेज टाइम भी निकाल सकते थे, बट अभी वो पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। हिंदी में बच्चों सवाल लिख लो कि प्रारंभ में 1024 नाभिक उपस्थित थे तथा 600 सेकंड के बाद 64 नाभिक शेष रह जाते हैं, तब अर्ध आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो अर्ध आयु अपने को ज्ञात करनी है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो रेडियो एक्टिविटी नहीं भी आती हो तब भी हो जाएगा ये सवाल। शुरुआत में 1024 थे, इसको आप अर्ध आयु दे दो, इसको आप हाफ लाइफ दे दो। हाफ लाइफ के बाद आधे गायब हो गए, आधे बाकी रह गए। इसका आधा कितना होगा? 512। जब भी मैं ये संख्या लिखता हूं ये रिमेनिंग या शेष संख्या होती है। तो 1024 शुरुआत में थे, अब 512 ही बाकी रह गए। एक और हाफ लाइफ दोगे, एक और अर्ध आयु अगर इसको आप दोगे बच्चों, तो ये फिर आधा हो जाएगा। 512 का आधा 256 बाकी रह जाएगा। एक और हाफ लाइफ इसको दोगे तो फिर ये आधा हो जाएगा, मतलब 128 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ, एक अर्धायु और दोगे तो बच्चों अब ये केवल 64 बाकी रह जाएगा। 64 ही तो बाकी रखना था अपने को। कितना समय लगा? 1 2 3 4 अर्धायु, 4 हाफ लाइफ लगी। तो बच्चों 4 अर्धायु समय लगना चाहिए था, लेकिन ये समय तो हमें कितना दिया हुआ था? 600। इस समय में 600 दिया हुआ था, यानी अर्धायु वो आ जाएगी यहां से 150 सेकंड के बराबर। समझ रहे हो? तो याद करना है, जरूरी नहीं है आप फॉर्मूले लगाओ, फॉर्मूले से भी हो जाएगा ये सवाल, वो भी मैं बताऊंगा। बट क्वेश्चंस देख लेना, क्वेश्चंस को आप रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसा होता? इसका सेकंड मेथड क्या होता? अगर फॉर्मूले से यही क्वेश्चन करना है बच्चों, फॉर्मूला जो है वो मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं। फॉर्मूला याद करना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता था n/n0, शेष भाग का फॉर्मूला होता था n/n0 1/2 की पावर n। ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए तो भी ये सवाल हो जाएगा। n मतलब शेष, n मतलब रिमेनिंग 64, n0 मतलब शुरुआत में 1024, ठीक है, और 1/2 की पावर n। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां से इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा। यहां से भी वही n की वैल्यू 4 आ जाएगी। n आपको बताएगा अर्धायु काल की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 4 अर्धायु अगर आपको लग रहे हैं और वो समय 600 दिया गया है, अर्धायु या हाफ लाइफ का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आप निकाल सकते हो। याद रखना है, हाफ लाइफ या अर्धायु के लिए जरूरी नहीं है कि आप बार बार फॉर्मूले लगाओ, बट फॉर्मूला लगाने से कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूले भी आप जरूर याद कर लेना। तो हाफ लाइफ के ही प्रश्न चल रहे हैं, हाफ लाइफ के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसी में आप बच्चों एक और प्रश्न लिख लीजिए, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। क्वेश्चंस बता दो मेरे को, जितने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं अपन। अगले क्वेश्चन में बच्चों ये लिखो कि इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, इन अ radioactive sample, in a radioactive sample 1/5 of part decays in t1 second and 4/5 and 4/5 मत लिखो, and 3/5 part decays in t2 second. Find t half। पर जो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि रेडियो सक्रिय नमूने में 1/5 भाग t1 समय में क्षय हो जाता है तथा 3/5 भाग t2 समय में क्षय हो जाता है, तब अर्धायु ज्ञात करें, तब अर्धायु ज्ञात करें। बच्चों ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होंगे, तो ये क्वेश्चन बच्चों ग्राफिकल अप्रोच से करेंगे अपन। इसका चित्र बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। शुरुआत में मान लो नाभिकों की संख्या कुछ भी थी, n0 थी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसमें से बच्चों क्या हुआ, 1/5 डीके हो गया। बच्चों अगर 1/5 चला गया तो बाकी कितना रह गया? हमेशा गोले में बाकी बच्चों 4/5 n0, 4/5 क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा, ठीक है।
टाइम इसको कितना लगा होगा, t1 टाइम लगा होगा। फिर क्वेश्चन ने बोल रखा है 3/5 डीके हो गया, अगर 3/5 चला गया तो बाकी कितना रह गया, 2/5 बाकी रह गया, कितने टाइम में, t2 टाइम में। ये सब सवाल ने बच्चों दिया हुआ था, ठीक है। ये बताओ 4/5 से 2/5 आने का समय को ही अर्धायु कहोगे कि नहीं कहोगे। 4/5 का आधा करोगे तो 2/5 आ जाएगा ना, इसका हाफ करने पे। बच्चों ये इनिशियल स्टेट मान लो, ये प्रारंभिक अवस्था मान लो, ये फाइनल अंतिम स्टेज मान लो। यहां से यहां तक आने के दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक ये रहा रास्ता t2 टाइम लगा जिसमें, और एक यहां से यहां तक आने में कुछ लग रहा होगा t1 + t½ और यहां से निकाल लो t½ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t2 - t1। t½ की वैल्यू आ जाएगी t2 - t1 के बराबर, ठीक है। तो अर्धायु काल के बहुत सारे सवाल बनते हैं, जितने थोड़े बहुत सवाल कराए जा रहे हैं वो देख लो, उनसे आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे इसी में अपन जो इसका लास्ट क्वेश्चन एक देखने वाले हैं वो आप और देख लो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अपन एक पॉइंट वो और देख लेते हैं बच्चों। आप क्वेश्चन में ये लिखिए कि इफ रेशियो ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई is given, find time required if t½ = 5 मिनट। बच्चों क्वेश्चन में लिख लीजिए कि यदि स्थायी व अस्थायी नाभिकों का अनुपात दिया गया है जिनमें अर्ध आयु 5 मिनट है, तब कितने समय के पश्चात अनुपात निम्नानुसार होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 1:7 दिया हुआ है आपको, है ना। ऐसे दूसरा सवाल भी है, उसमें आपको 1:15 दिया हुआ है। बच्चों ये सवाल जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल में आपको स्टेबल, ये स्टेबल या स्थायी नाभिक दिए हुए हैं, ये साथ क्या है, अनस्टेबल या अस्थायी नाभिक दिए हुए हैं। ये बताइए रेडियो सक्रियता में स्थायी अस्थायी में बदलता है। जो अनस्टेबल है ना, वो अभी भी क्षय होना बाकी है, समझ रहे हो आप। इस अनुसार से देखना आप। और जो स्टेबल हो चुका है मतलब वो पहले से ही क्या हो चुका है, क्षय हो चुका है। इस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व करने वाले हो। तो रेशियो आपको स्टेबल और अनस्टेबल का दिया हुआ है। बताइए कुल मिला के अब 1:7 या रेशियो का आपको थोड़ी सी मैथ्स आनी चाहिए। जैसे 2:3 ये रेशियो होता है, तो 2:3 में 2 वाले को कितना भाग मिलता है, 2/5। 2 और 3 टोटल तो कितना है, 5 है। तो इसको कितना मिलेगा, 2/5 मिलेगा। और इस 3 वाले को कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा, ठीक है। ये रेशियो आता है अपने पास। तो आपको अच्छा आंसर अगर चाहिए तो वैसे चेंज भी कर सकते हो इसे, लेकिन आप डायरेक्टली ये बताओ मेरे को, ये 1:7 है ना, तो 1:7 में 1 वाले को कितना पार्ट मिला होगा, 1/8। और 7 वाले को कितना पार्ट मिला होगा, 7/8। अनस्टेबल मतलब ये अभी क्षय होना बाकी है, इसको आप बोलेंगे बच्चों रिमेनिंग। ये अभी शेष है, अभी क्षय हुआ नहीं है, इसको बोलेंगे हम रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो ये 7/8 आया है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन आया है। 7/8 क्या आया है, रिमेनिंग फ्रैक्शन आया है। और ये 1/8 क्या आएगा, ये डीके फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है। स्टेबल मतलब क्षय हो चुका है, क्षय हो चुका मतलब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो बस अब ये डीके हो चुका है। देखो इसका आंसर, अच्छा आंसर इसमें ले आऊंगा, ऐसा कुछ भी आ जाए आंसर तो आएगा ही आएगा। रिमेनिंग फ्रैक्शन 7/8 आ गया ना, इक्वेशन लगा दो। क्या होती है इक्वेशन, n = n0 e की पावर -λt। इसमें n/n0 = e की पावर -λt, ये तो पढ़ाई था आपको। अगर ये n/n0 = e की पावर -λt है, तो बताइए मेरे को n/n0 को ही रिमेनिंग फ्रैक्शन या शेष भाग कहते थे, जो 7/8 दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है 7/8। और इसकी वैल्यू आ रही है e की पावर -λt। लॉग ले लो, आंसर आ जाएगा। लॉग ले लो इधर, log 7/8 = -λt log e। और इसको ही अगर आप आगे और सॉल्व कर लें
तो इसका आंसर मैं लॉग की पदों में ही छोड़ देता हूं बच्चों। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये लॉग का नंबर 1 से छोटा है ना, ये आंसर भी नेगेटिव में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख लूं मैं, इसको आप लिख सकते हैं लॉग 8/7 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, -1 मतलब उल्टा हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी लॉग ई। अब ये सबका आधार ई था, ठीक है, ये -1 नीचे आया तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इधर बच गया लॉग ई 8/7 और ये आ गया लैम्डा टी के बराबर भाई। और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ई 8/7 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना होता था, टी हाफ 0.7/t½ 0.7 और टी हाफ की वैल्यू 5 मिनट है, 5 × 60 कर देना, ये बच्चों सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये आसान सवाल हो जाता अगर रेशियो उल्टा दिया होता, वो मैं दूसरे सवाल में आपको बता देता हूं। बट कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, मैथ्स वैथ्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। log 8/7 इसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, log 10 हो जाएगा, log 8 log 7 तो केमिस्ट्री वाले पढ़ा के तुम्हें चैंपियन बना चुके हैं, इसलिए ये सब आप कर लोगे। इसमें एक और दूसरा भी सवाल था, ये दूसरा सवाल और बाकी है, वो आप देख लो। इस दूसरे सवाल के रेशियो को उल्टा कर देता हूं ताकि एक सुंदर आंसर भी आ जाए, ऐसी क्या बात है। तो इसमें दूसरे सवाल जो है ना, इस दूसरे सवाल को आप लिख लेना 15:1। ये रेशियो जो दिया गया है ये 15:1 दिया गया है। किसका रेशियो, स्टेबल और अनस्टेबल का। तो दूसरा सवाल अगर अपन सॉल्व करें 15:1 स्टेबल और अनस्टेबल का, तो दूसरे सवाल में आपको दिया गया है 15:1, ये दिया गया है स्टेबल या स्थायी नाभिक और ये अस्थायी या अनस्टेबल न्यूक्लियस। बताओ 15:16 15:1 है तो टोटल कितना है रेशियो, टोटल आप नंबर निकालोगे तो 16 आ रहा है टोटल। 16 में से 15 इसको मिला है और 1 इसको मिला है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो 15 वाले को कितना पार्ट मिला होगा, 15/16, और 1 वाले को कितना मिला होगा, 1/16। ये 1/16 अनस्टेबल है, अस्थायी है बच्चों। जो अस्थायी है वो क्षय होना बाकी है, ये क्षय होगा, ये डिके होगा, अभी इसका डिके बाकी है, तो इसको आप बोलेंगे बच्चों रिमेनिंग फ्रैक्शन। अगर ये रिमेनिंग फ्रैक्शन है तो आसानी से आंसर निकाल लो, क्योंकि रिमेनिंग फ्रैक्शन या शेष भाग का आंसर होता था 1/2 की पावर n। यहां से n की वैल्यू 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 4 होता है बच्चों नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायुकाल की संख्या। तो हमें समय लग जाएगा 4 अर्धायुकाल के बराबर। अर्धायुकाल 5 मिनट दिया हुआ था, तो 4 × 5 यानी 20 मिनट। 20 मिनट बाद जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो 15:1 15:1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में प्रैक्टिस थोड़ी बाकी है हाफ लाइफ की, लेकिन आज के लेक्चर में अपन ने हाफ लाइफ अर्धायुकाल की बात की है और कुछ समीकरण की बात की है, तो इनको आप देखिए। जल्दी ही हम कल और परसों के लेक्चर में पूरा मॉडर्न फिजिक्स भी खत्म कर देंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।